वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 16 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल I2U2 समिट के बारे में है। हाल ही में फर्स्ट I2U2 लीडर्स समिट को ऑर्गेनाइज किया गया, वर्चुअल समिट हुई है। देखिए, समिट का मतलब क्या होता है। समिट पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसे कहा जाता है। तो जब भी कोई समिट होती है मीटिंग के फॉर्म में, तो वहाँ पे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट शामिल होता है। जैसे अभी ये जो I2U2 समिट हुई है, इसमें इंडिया की ओर से हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो शामिल हुए। तो जब भी आपको कहीं समिट दिख जाए तो आप समझ जाओ कि ये हाईएस्ट लेवल की मीटिंग होती है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट शामिल होते हैं। यहाँ पर देखिए, जो I2U2 समिट है इसमें 4 शब्द हैं। इनफैक्ट एक है I2, इसका मतलब 2 I, और U2 मतलब कि 2 U। तो 2 I इंडिकेट करते हैं इंडिया और इजराइल को, 2 U इंडिकेट करते हैं UAE और US को। इसे वेस्ट एशियन क्वाड का भी नाम दिया गया है क्योंकि वेस्ट एशिया में ये 4 देशों का समूह है और 4 देश मतलब क्वाड। देखिए, अक्टूबर 2021 में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था। उसी दौरान ये बात की गई थी कि ये चारों देश इकोनॉमिकली कोऑपरेट करेंगे। अब्राहम अकॉर्ड क्या था? अब्राहम अकॉर्ड में यूएसए की मीडिएशन में इजराइल के साथ यूएई ने अपने संबंधों को बेटर किया। ऐसा 26 साल बाद हुआ जब किसी अरब कंट्री ने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को बेटर किया। तो यूएसए की मीडिएशन में यूएई ने जो इजराइल के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया, दैट वाज बाय द अब्राहम अकॉर्ड। अब ये जो पूरे रिलेशंस बिल्डअप का दौर रहा, इसमें यूएसए, इजराइल और यूएई तो शामिल ही रहे। इसमें इंडिया को भी हिस्सेदारी मिली और इंडिया भी इसमें शामिल हो गया और चारों देशों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम आपस में इकोनॉमिकली इंगेज होंगे एक दूसरे के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो ये तो मामला हो गया कि I2U2 की बात कब चली। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है, म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो कॉमन एरियाज हैं हम उन पे काम करेंगे। मोरलेस ये एक प्रकार की इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जहां पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जाएगा। 6 एरियाज डिसाइड किए गए हैं कोऑपरेशन के लिए जिन पर फोकस रहेगा, जैसे कि ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट किया जाए पानी की फील्ड में, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपको दिख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्ट्रेटजिक अलायंस है जहां पे किसी को काउंटर करना है। दिस इज मोर एंड लेस इकोनॉमिक अलायंस। ठीक है, क्या निकल के आया इस समिट से? भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क बनाने को लेकर प्रयास किए जाएंगे। इंडिया इसके लिए लैंड देगा। यहां पर कोलैबोरेशन रहेगा इजराइल का, यूएस का और यूएई का। ये तीनों देश कोलैबोरेट करेंगे इंडिया के साथ और इंडिया में बनाए जाएंगे फूड पार्क्स। यूएई इस प्रकार के फूड पार्क्स के लिए $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है और जो टेक्निकल सपोर्ट रहेगा वो यूएस और इजराइल का रहेगा। वाई इंडिया? इंडिया को ही क्यों चुना गया? बिकॉज देखिए, इंडिया फूड सरप्लस है, यहाँ पे फूड का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। ये फूड पार्क्स फूड की प्रोसेसिंग में मदद करेंगे। फर्दर इंडिया की प्रॉक्सिमिटी है इजराइल के साथ भी और यूएई के साथ भी जोग्राफिकली, तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग पार्क्स को बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बात और भी समझिएगा, यही देखिए, स्मूथ एग्रीकल्चर सप्लाई चेन स्टैब्लिश किया जा सकता है इजराइल और यूएई के बीच में। दैट इज द रीजन कि फूड पार्क्स को बनाने का प्लान इंडिया में बनाया गया। हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी गुजरात में स्टैब्लिश किया जाएगा। हाइब्रिड का मतलब यह है कि सोलर एनर्जी का हो या फिर विंड एनर्जी कह लो, अगर एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्सेस आप मिक्स कर रहे हो तो आप उसे हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी बोल सकते हो। I2U2 ग्रुप जो है, यहाँ पे हम सपोर्ट करेंगे हाइब्रिड रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। मतलब कि इसमें 300 मेगावाट का विंड और सोलर कैपेसिटी कॉम्प्लीमेंट करके तैयार किया जाएगा। फर्दर यहाँ पर मतलब कॉम्प्लीमेंटेशन रहेगा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। जो भी एनर्जी हम जनरेट करेंगे विंड और सोलर पावर से, उसे हम बैटरी में स्टोर भी कर पाएंगे। प्रोजेक्ट हमें मदद देगा जो 500 गीगावाट का हमारा ऑब्जेक्टिव है 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को जनरेट करने का, उसमें भी। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो मिशन शक्ति के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने गाइडलाइंस को रिलीज किया है मिशन शक्ति को लेकर। ये एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें कई सारी वुमेन रिलेटेड स्कीम्स को क्लब कर दिया गया है। मिशन शक्ति को 15th फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर है, पीरियड है, उस दौरान इंप्लीमेंट करने की प्लानिंग है, यानी कि 2021-22 से लेके 25-26 के लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। मिशन मोड स्कीम है, बहुत ही तेजी से इस पे काम किया जाएगा। कई प्रकार के इंटरवेंशंस होंगे ताकि महिलाओं के लिए हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट को इंश्योर कर सकें। फर्दर ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि सभी महिलाएं और गर्ल्स, जिसमें डिफरेंटली एबल्ड, जो दिव्यांग महिलाएं हैं वो भी शामिल रहेंगी, जो सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड हैं, वल्नरेबल ग्रुप से बिलोंग करती हैं, वो महिलाएं और गर्ल्स भी शामिल रहेंगी जिन्हें केयर की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तरीके से हम उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट कर सकें।
इसमें देखिए दो सब स्कीम्स हैं मिशन शक्ति में। पहले का नाम है संबल और दूसरे का नाम है सामर्थ्य। संबल जो स्कीम है, इसमें कई सारी स्कीम्स के एलिमेंट्स को कॉर्पोरेट कर दिया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। जो वन स्टॉप सेंटर्स थे, वुमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया है नारी अदालत। नारी अदालत एक अल्टरनेट मैकेनिज्म होगा जहां पे महिलाओं के इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा। ये सभी कंपोनेंट्स इंक्लूड कर दिए गए हैं इस पार्ट में। अगला जो हिस्सा है दैट इज सामर्थ्य। ये महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए है। इसमें इसके पहले की जो भी स्कीम्स रही, जैसे कि उज्ज्वला, सुधार गृह, जहां पे जो वुमेन इन नीड हैं उनको एक लोकेशन दे दी जाती है, वो कुछ समय तक वहां रह सकती हैं। वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ये सब तो शामिल रहेंगे। फर्दर प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना और जो वर्किंग वुमेन के लिए नेशनल क्रच स्कीम लागू की गई थी, ये भी इसका हिस्सा हो जाएगा। और एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया है दैट इज गैप फंडिंग फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए जो पैसे कम पड़ेंगे उसकी गैप की फंडिंग कर देगी केंद्र सरकार अपने इस प्रकार की इनिशिएटिव से। तो मिशन शक्ति एक मिशन मोड इनिशिएटिव है जिसमें कई सारी स्कीम्स शामिल कर दी गई हैं। एक काइंड ऑफ अम्ब्रेला स्कीम है, ये आपने समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कमेटी ऑन द राइट टू रिपेयर के बारे में है। आप कई प्रकार के राइट्स के बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं। राइट टू रिपेयर मे बी आपने इसके बारे में पहले ना सुना हो। अभी हाल ही में सरकार ने एक कमेटी का सेटअप किया है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क तैयार करेगी राइट टू रिपेयर के ऊपर। आप कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीद के अपने घर पे लेकर आते हैं। कई बार तो ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि आप उन इक्विपमेंट को लेकर जैसे ही आते हैं वो 2-4 दिन के बाद ही खराब हो जाते हैं, और फिर अगर वो गारंटी या वारंटी में नहीं है और आप वापस से उसे बनवाने के लिए, रिपेयर करवाने के लिए लेकर जाते हैं, तो उसमें इतना खर्चा आ जाता है कि आप बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो गया और आप उसे रिपेयर करवाना चाहें तो वो इतना खर्चीला हो जाता है कि आपको लगता है कि दूसरा खरीद लेते हैं। अब जब आप रिपेयर करवाने जाते हैं तो इसमें आपको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला तो ये कि जो रिपेयरिंग की कॉस्ट होती है ये बहुत महंगी हो जाती है। दूसरा कि रिपेयरिंग के लिए जो भी आपको इक्विपमेंट रिक्वायर्ड हैं या जो भी रिप्लेसमेंट के लिए आइटम्स रिक्वायर्ड हैं वो मिल ही नहीं रहे हैं। तीसरा कि जो सिमिलर आइटम्स आपको किसी और कंपनी के मिल भी रहे हैं वो उस डिवाइस के साथ कंपैटिबल नहीं है। मतलब वही चीज़ कोई और कंपनी भी बनाती है, लेकिन अगर आप उसे अपनी डिवाइस में लगा रहे हैं तो वो लग नहीं पा रहा है, तो जो रिपेयरिंग करने वाला व्यक्ति है वो बोल देता है कि नहीं आपका रिपेयर नहीं हो पाएगा। ये कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या आपके पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि जो आप खरीद के लेके आए हैं उसका रिपेयर हो? ये आपका अधिकार हो। इनफैक्ट आप उसे खुद ही रिपेयर कर पाएँ। रिपेयरिंग करवाने का इतना खर्चा आपको क्यों देना पड़े? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने अभी हाल ही में कमेटी का गठन किया है निधि खरे जी की अध्यक्षता में। इनके पास काम होगा पूरा फ्रेमवर्क तैयार करने का। इनकी पहली मीटिंग अभी हाल ही में हुई है, तो ये न्यूज़ में आए हैं। राइट टू रिपेयर क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड के साथ डिटेल से समझते हैं। राइट टू रिपेयर का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये अधिकार दिया जाए कि आप जो आइटम खरीद के लेकर आए हो आप उसे खुद ही रिपेयर कर लो। थर्ड पार्टी कंपनीज जो हैं वो जो भी टूल्स वगैरह डेवलप करती हैं, जो पार्ट्स तैयार करती हैं, वो मैनुअल्स तैयार करें कि आखिर किसी प्रोडक्ट को कैसे रिपेयर किया जाएगा। आपको ये अधिकार मिले कि आप कोई आइटम खरीद के लेकर आए हो तो आप खुद ही रिपेयर कर लो। अगर आप उसे खुद ही रिपेयर करना चाहते हो, मान लेते हैं कि कोई बहुत टेक्निकल रिपेयरिंग चाहिए, आप उसको नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको किसी की मदद की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जो सिंपल रिपेयरमेंट है वो तो आप कर सको, इतना अधिकार तो आपको मिलना चाहिए। क्या हो सकता है इसके लिए? इसके लिए सबसे पहले तो ये हो कि जो भी इक्विपमेंट उसके रिपेयरिंग में रिक्वायर्ड है वो आसानी से मार्केट में अवेलेबल हो। दूसरा कि कंपनी अपने आइटम्स को इस प्रकार से तैयार ना करें कि केवल उन्हीं की कंपनी का आइटम उसमें लग पाए, कोई और लग ही ना पाए। उन्हें इस प्रकार से ही बनाने होंगे जो अपने डिवाइसेस हैं कि अगर किसी और कंपनी का आइटम उसमें फीड किया जाता है तो वो फिट हो जाए। तीसरी बात यह है कि वो एक जनरल मैनुअल आपको बना के दें कि अगर आपकी मशीन में या इक्विपमेंट में या डिवाइस में ये प्रॉब्लम आती है तो आप इस प्रॉब्लम को इस इक्विपमेंट की मदद से ऐसे सही कर सकते हैं। दूसरा कि जब भी वो आपको इक्विपमेंट दे रहे हैं तो वो फंडामेंटल टूल आपको साथ में दे दें जिसकी मदद से आप उसे सही भी कर पाएं। जैसे अगर आप बाइक या कार वगैरह खरीदते हैं तो उसमें कुछ टूल्स आपको साथ में दिए जाते हैं कि आप बिल्कुल से फंसो तो थोड़ा बहुत तो रिपेयरिंग आप खुद से कर सको। वैसे आप जो भी डिवाइस खरीद रहे हैं उसको अटैच करके थोड़े बहुत फंडामेंटल टूल्स आपको दे दिए जाएं जिससे आप उसको रिपेयर कर सको। तो ये अगर आपको दे दिया जाए तो ये राइट टू रिपेयर को सप्लीमेंट कर देगा। इस प्रकार की डिमांड देखिए 1950 से चलती रही जब कंप्यूटर का एरा स्टार्ट हुआ। इसके पीछे का रैशनल यही था कि अगर आपने किसी चीज़ को खरीदा है तो आप उसे पूरी तरीके से ओन करो ना। मतलब अगर थोड़ा बहुत रिपेयरिंग रिक्वायर्ड है तो आप खुद ही कर लो, रिपेयर या मॉडिफाई कर सको। तो ये तो पूरा मामला राइट टू रिपेयर का है। यहाँ पर देखिए रिपेयरिंग दिन ब दिन बहुत ही अनरीजनेबल एक्सपेंसिव होती चली जा रही है। आप कोई 10,000 का फ़ोन लेकर आते हैं, कुछ उसमें गड़बड़ हो गई, रिपेयरिंग की कॉस्ट 7,000 रुपये आ रही है। अब क्या रिपेयर करवाओगे उसको? फर्दर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से अपग्रेड होती है तो पुरानी चीज़ों को रिपेयर कर पाना, कहते हैं ये तो बहुत पुराना आइटम हो गया, ये तो रिपेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम रिपेयर कर पाए तो हम खुद ही रिपेयर कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे, पुराना आइटम है तो। कंपनीज मैनुअल्स देती नहीं है
कि कोई व्यक्ति खुद ही से उसको रिपेयर कर सके। ये सारी प्रॉब्लम्स फर्दर अगर आप किसी और कंपनी का लगाते हैं तो वो कंपैटिबल नहीं होता। ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करनी होंगी। यूके, यूएस और यूरोपियन यूनियन में इस राइट की डिमांड काफ़ी लंबे समय से होती रही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट राइट टू रिपेयर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अहमदाबाद के बारे में है। यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में देशवासियों को कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि हाल ही में जो हमारे देश की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी थी अहमदाबाद, उसे हाल ही में टाइम मैगजीन ने दुनिया की 50 जो ग्रेटेस्ट प्लेसेस हैं 2022 के, उनकी लिस्ट में शामिल कर लिया है। वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। अहमदाबाद जो शहर है, इसे सुल्तान अहमद शाह ने 1411 में एडी में स्टैब्लिश किया था, साबरमती नदी के ईस्टर्न बैंक पे। ये गुजरात की लगभग 6 शताब्दियों से कैपिटल रही है। 2017 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर कर दिया गया अहमदाबाद को। इसकी काफ़ी रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज रही है। भद्र सिटाडेल, जो 4 सिटी के वॉल्स एंड गेट्स हैं, कई सारे मॉस्क एंड टॉम्स हैं, और बाद के पीरियड के हिंदू और जैन टेम्पल्स भी हैं। तो काफ़ी रिच सिटी है अहमदाबाद। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स के बारे यानी कि पीओपी के बारे में है। देखिए, जो हमारा ई नैम है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसे हाल ही में प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स के रूप में डेवलप कर दिया गया है। उसे इसी फॉर्म में लॉन्च किया गया। प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके भीतर ही कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। आपको पता है कि ई नैम को लॉन्च किया गया था इस ऑब्जेक्टिव से कि एक किसान अपने प्रोडक्ट को किसी भी राज्य में बेच सकता हो, वहां पे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करवा के, और पूरे देश से कोई भी उसका जो सामान है वो इलेक्ट्रॉनिकली खरीद सकता है। ई नैम का ये फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था। इस प्लेटफॉर्म पे हमने कई सारी और सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया, जैसे कि लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर उसी प्लेटफॉर्म पे आ गए, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर जो बताते हैं कि किसान की फसल की क्वालिटी क्या है, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी देने वाले जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और भी कई तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग, जैसे कि ई कॉमर्स, इंटरनेशनल एग्री बिजनेस प्लेटफॉर्म, बार्टर सिस्टम, प्राइवेट मार्केट प्लेटफॉर्म, ये सभी लोग नैम पर ही आ गए हैं। तो नैम एक प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर कई सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। इस तरीके से नैम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स बन जाता है। इसके माध्यम से यूजर्स को मदद मिल जाती है कि वो कई सारी सर्विसेज को इसी प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं। फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेडर्स और बाकी के स्टेक होल्डर्स इस प्लेटफॉर्म सिस्टम का इस्तेमाल करके कई सारी सर्विसेज एक बार में एक्सेस कर पाएंगे। इससे फार्मर्स की डिजिटल एक्सेस बढ़ेगी, उन्हें काफ़ी आसानी हो जाएगी। देखिए, ई नैम पर 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि इसका क्या एडवांटेज होगा। पहला स्टेटमेंट तो ये था कि ये एक ट्रेडिंग पोर्टल है एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए, और दूसरा ये था कि फार्मर्स नेशन वाइड मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। और सही जवाब सी था, दोनों ही करेक्ट थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जूट मार्क इंडिया लोगो के बारे में है। ये एक लोगो है जो ऐसा दिखता है। इसे हम जूट के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर प्रिंट कर देंगे। इससे ये पता चलेगा कि जो ट्रेडिशनल जूट भारत में पैदा किया जाता है, ये उससे बनाया गया एक प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो क्वालिटी है ये बहुत ही अच्छी है। तो ये जो जूट मार्क है, ये इंडिया में जो भी जूट के प्रोडक्ट बनाए गए हैं उनकी क्वालिटी को इंश्योर करेगा, उस प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग कर देगा कंपटीशन से कि ये बेटर क्वालिटी का है, बिकॉज ये इंडिया के ट्रेडिशनल जूट से बनाया गया है। इससे जो इंडिया का जूट डोमेस्टिक मार्केट है वो बढ़ेगा और इंडिया को एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जीनोमिक्स के बारे में है। हाल ही में WHO का जो साइंस काउंसिल है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करते हुए ये कहा कि हमें ग्लोबल हेल्थ को बेटर करने के लिए जीनोमिक्स की स्टडी को एक्सेलरेट करना होगा, और जो जीनोमिक टेक्नोलॉजी है उसे डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंचाना होगा। जीनोमिक्स क्या होता है? जीनोमिक्स स्टडी करने का एक तरीका है किसे जीन्स के कंप्लीट सेट को। आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी में होते हैं सेल्स। सेल्स के भीतर पाया जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भीतर आपको मिलते हैं क्रोमोसोम्स, और ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के भीतर आपको मिलते हैं जीन्स, और ये जीन्स बने होते हैं डीएनए से। अगर ये जो सेल्स में डीएनए होते हैं, आप इनके कंप्लीट सेट को एक ऑर्गेनिज्म के लिए या एक इंसान के लिए तैयार कर लो कि हम इसको स्टडी करेंगे, तो जो कंप्लीट सेट आपने इस डीएनए का तैयार किया है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए या फिर किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसकी स्टडी को ही जीनोमिक्स कहा जाएगा। मतलब जो आप सेट तैयार करोगे उसे तो जीनोम कहेंगे ना। जो आप डीएनए का पूरा सीक्वेंस तैयार करोगे, सेट तैयार करोगे, उसे जीनोम कहेंगे, और इस जीनोम की स्टडी को जीनोमिक्स कहा जाएगा। जीनोम एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है, जो मैंने आपको बात की उसकी स्टडी जीनोमिक्स है। जो जीन्स का ये पूरा स्ट्रक्चर हम तैयार कर लेते हैं, इससे हमें किसी ह्यूमन बॉडी में या किसी अन्य ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में मदद मिलती है। जीनोमिक टेक्नोलॉजी को हमें एक्सेलरेट करना होगा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए भी, ताकि हम अलग प्रकार से स्टडीज कर सकें। इससे हमें बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी और हम ऑर्गेनिजम्स को अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। हमें मदद देनी होगी फाइनेंशियली, लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मटीरियल और हाईली ट्रेन्ड पर्सोनल।
इंडिया ने क्या कदम उठाए हैं जीनोमिक्स के लिए। जीनोम इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के तहत काम कर रहा है। यहाँ पर हम जेनेटिक वेरिएशन जो इंडियंस में है उसका पूरा स्टडी कर रहे हैं। फर्दर इंडीजेन प्रोग्राम CSIR का इनिशिएटिव है। हम जीनोम सिक्वेंसिंग को तैयार कर रहे हैं इंडिया की पॉपुलेशन के लिए। और इंसाकॉग है, यहाँ पर हम SARS-CoV-2 की जीनोमिक्स के एक कंसोर्टियम में उनकी जीनोम की सीक्वेंसिंग करके स्टडी कर रहे हैं कि उनके क्या वेरिएंट हैं, कितने खतरनाक हो सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट जीनोमिक्स। तो अब आइए रिवीजन करते हैं। I2U2 समिट स्टैंड करता है इंडिया, इजराइल, UAE, US के लिए, दैट्स ट्रू। मिशन शक्ति, हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड सभी बच्चों के लिए, गलत है, ये महिलाओं के लिए है। निधि खरे कमेटी डिजिटल पेमेंट्स के लिए, गलत है, राइट टू रिपेयर के लिए। अहमदाबाद सुल्तान अहमद शाह ने 1411 में फाउंड किया, ट्रू है। प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म्स ये प्रमोट करेगा ट्रेड और मार्केट को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, सही है। हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।